हेलो स्टूडेंट्स, कोर्स को रेगुलर रखते हुए आज का हमारा चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे प्रीवियस वीडियो हमने लाइट के कुछ करेक्टर आपको बताए होंगे। पहले लाइट की डेफिनेशन बताई होगी कि लाइट प्रकाश क्या होता है, फिर उसकी कुछ विशेषता बताई होगी, कुछ फिनोमेनास बताए होंगे। जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, लाइट में रिफ्रैक्शन की क्रिया होती है, लाइट में पोलराइजेशन होता है, डिफ्रैक्शन होता है। दे आर द टू मैनी। ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी गुण हैं, ये 12th क्लास के कोर्स में चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। 10th क्लास के कोर्स में भी है। इसमें दो कैरेक्टर, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये अलग अलग चैप्टर्स में दिया हुआ है 10th क्लास में। 12th क्लास में लाइट के इन कैरेक्टर्स को आगे तक बढ़ाया गया है। सभी टॉपिक्स हैं। ये लाइट के भाई जो ये पूरी स्टडी होती है, इसे हम ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं फिजिक्स में। तो हमारा पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन को समझने से पहले, इसकी डेफिनेशन को जानने से पहले, हमें लाइट के रिफ्लेक्शन पर थोड़े कुछ पॉइंट्स फोकस करने होंगे। हमें जानना होगा व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। एक आमतौर पर हम लोग यूं कहते हैं कि वी आर ऑप्टिंग द रिफ्लेक्शन, हमें रिफ्लेक्शन ऑब्टेन हो रहा है। जब हम किसी चिकनी सतह को देखते हैं, स्मूथ सरफेस को देखते हैं, किसी चमकीली वस्तु को देखते हैं या किसी वस्तु को देखते हैं, एक्चुअली में कोई वस्तु चमकीली नहीं होती। देयर इज नॉट ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी चमक हो, बस उस पर जब लाइट आके गिरती है, उसके सरफेस पर आके गिरती है, तो लाइट उसके सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे जब पहुंचती है, ज्यादा अमाउंट में पहुंचती है, तो हमें वो सरफेस, वो वस्तु हमें चमकीली दिखाई देती है। तो हमें किसी सरफेस से ये जो चकाचौंध मिलती है, इसे नाम देते हैं रिफ्लेक्शन। अब हमने यहाँ पे देखो दो फिगर को यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। आप केयरफुली देखो। एक फिगर में जो आपके राइट साइड में बनी हुई, दाहिनी ओर बनी हुई है, उसमें जो हमारे व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उनकी जो हेडलाइट है, उनकी हेडलाइट जब स्मूथ रोड पर, चिकनी रोड पर जब गिरती है, तो वहां से हमें फोकस प्राप्त होता है, लाइट का फोकस। हमें ज्यादा लाइट हमारी आंखों में पहुंचती है, तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन हमें मिला। सेकंड फिगर में जो आपके लेफ्ट में बनी हुई है, उसमें हमने एक पक्षी को देखा है, वो किसी स्मूथ सरफेस पर है। उसकी फिगर आप सरफेस के अंदर देख रहे हो, वो भी रिफ्लेक्शन की ही कैरेक्टर की वजह से, उसके गुण की वजह से है। तो these are the pictures which represent the phenomena of reflection. इस सब को जानने के बाद हम इस रिफ्लेक्शन की, प्रकाश के इस परावर्तन की हम डेफिनेशन लेके चलेंगे। हाउ कैन वी डिफाइन द रिफ्लेक्शन। अब डेफिनेशन देखिए, रिफ्लेक्शन क्या है। तो किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब हो गया जैसे मिरर हो गया, कोई भी स्मूथ सरफेस, कोई भी चमकीला पृष्ठ, तो जब आने वाला प्रकाश किसी भी चमकीले पृष्ठ पर आके गिरता है, तो पृष्ठ इस लाइट को, इस आने वाले प्रकाश को उसी माध्यम में रिबाउंस कर देता है, उसी माध्यम में वापस कर देता है, उसी माध्यम में परावर्तित कर देता है। तो ये जो फिनोमिना हो गया, इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिक वर्ड है रिबाउंसिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हमने एक स्मूथ सरफेस लिया हुआ है, यहाँ पर हमने लाइट बीम लिया हुआ, लाइट पुंज लिया हुआ, प्रकाश पुंज लिया हुआ है।
हर एक प्रकाश पुंज की जितनी भी रेज है सब दे आर पैरेलल टू ईच अदर, हर एक प्रकाश पुंज के हर एक किरण समानांतर है। ये रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होगा, समांतर होगा। अगर रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये परावर्तित पुंज अगर हमारा समानांतर है तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होगा इसे नाम देते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो एक रिफ्लेक्शन ये भी है, एक रिफ्लेक्शन ये भी है, दोनों ही रिफ्लेक्शन है, दोनों में डिफरेंस है। इसमें आने वाले जो प्रकाश किरणें हैं वो सब समानांतर है, रिफ्लेक्ट होने वाले जो प्रकाश किरणें वो भी पैरेलल है। लेकिन आप इस फिगर में देखो, आने वाले जो प्रकाश पुंज उसके अंदर जितनी भी रेज है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज है, जो परावर्तित किरणें हैं, दे आर नॉट पैरेलल, वो समानांतर नहीं है, अलग अलग डायरेक्शंस में है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को नाम देते हैं इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो आमतौर पर जो रिफ्लेक्शन होते हैं दो तरह के होते हैं, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। हमारे जो रेगुलर रिफ्लेक्शन की एक बहुत अच्छी फिनोमिना हमें देखने को मिलेगी स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। प्रकाश का जो विकिरण होता है उसमें प्रकाश जब आता है और माध्यम के कणों पे आके गिरता है तो माध्यम के कण उस प्रकाश को डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, जिसे नाम देते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो ये दोनों जो हमने फिगर्स बनाए हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फिगर में हमने प्रकाश के एक सिंगल रे लेके चल रहे हैं, एक अकेली किरण लेके चल रहे हैं। वो इस सरफेस पे आके गिरती है, स्मूथ सरफेस पे आके गिर रही है, उसकी रिफ्लेक्टेड रे बनाई है हमने, परावर्तित किरण बनाई है। तो हमें दो रेज को हमने रिप्रेजेंट किया है। ये आने वाली जो किरण होती है इसको बोलते हैं हम आपतित किरण, कॉमन सी बात है, क्योंकि हम सिंगल रेज लेके चलेंगे। अब हमें एक बीम नहीं लेना, बहुत सारी हमें किरणों को कंसिडर नहीं करना है, वी हैव टू कंसिडर द सिंगल रे। तो हमने आने वाली किरण को लिया, इससे बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। स्मूथ सरफेस पे आके इंसिडेंट हुई, यहाँ पे आके गिरी, सरफेस ने उसको रिफ्लेक्ट किया, परावर्तित किया, तो ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। इससे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। और ये लाइन जो इस सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाती है, इस सरफेस से, इसे बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब। तो हमने रेज को रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर। अब हमारे इसमें आते हैं एंगल्स, एंगल आई लिखा हुआ है, एंगल आर लिखा हुआ है। एंगल आई जिसे हम नाम देते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है। ये एंगल आर है जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का एंगल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों एंगल्स हमने अभिलंब से लिए हैं। आगे चल के और भी फिगर बनाएंगे। ये तो प्लेन सरफेस है, रिफ्लेक्शन है। आगे चल के हम एक कर्व सरफेस पर रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन तरीका वही होगा। जिस पॉइंट पर प्रकाश किरण आके गिरेगी, इंसिडेंट होगी, उस पॉइंट पर सबसे पहले हम नॉर्मल बनाएंगे, अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब से हम दो एंगल्स बनाएंगे, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएंगे, आपतन कोण बनाएंगे, दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे। ये दोनों एंगल्स बनाना बहुत मस्ट है। ये हमने इस रिफ्लेक्शन फिनोमेना को हमने रेस में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हमारा आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बेस परावर्तन के कौन कौन से नियम है? तो कॉमन से दो नियम है, शायद आपने कभी पढ़े होंगे। एक लॉ होता है, एक नियम होता है, हमारी जो आपतित किरण होती है इंसिडेंट रे, हमारी जो परावर्तित किरण है रिफ्लेक्टेड रे, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, ये तीनों के तीनों लाई द सेम प्लेन, एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इट इज द फर्स्ट लॉ। एंड द सेकंड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आगे चल के काम आएगा। हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, हमारा जो परावर्तन कोण होता है, हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। एंगल आर इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आई। तो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम है।
अब अगर हम एक प्लेन मिरर में समतल दर्पण में प्रकाश के रिफ्लेक्शन को अगर देखें, चेकआउट करें, तो कैसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखो ये भी तो हमारा प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस और प्लेन मिरर दिया हुआ है समतल दर्पण। सपोज कर लो ये लाइट है विच इज कमिंग, जो इस पर इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट का मतलब इस पर आके गिर रही है, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अबलम ड्रॉ करेंगे। अबलम ड्रॉ करने के बाद हमारा जो एंगल होगा ये आप्तर कोण बोला जाएगा एंगल आई। ये रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, और रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद कितने एंगल पर जाएगी। अगर इस एंगल को आर कहें तो एंगल आर किसके बराबर होना चाहिए, एंगल आई के। बीस अगर एंगल आई की वैल्यू 30 डिग्री है तो निश्चित रूप से आर भी होना चाहिए 30 डिग्री एंगल पर होना चाहिए। तो प्लेन मिरर पर हम रिफ्लेक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपनी फिगर, अपनी आकृति हमें दिखाई देती है। ये जो आकृति हमें दिखाई देती है इसको हम नाम देते हैं प्रतिबिंब। आगे चल के इमेजेस के बारे में बताएंगे। प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब होता है किसी दर्पण में दिखाई देने वाली आकृति, प्रतिबिंब कहलाती है। द फिगर विच वी सी इनसाइड द मिरर, हमारा जो समतल दर्पण होता है उसमें हमें आकृति दिखाई देती है। उसमें जो आकृति दिखाई देती है मीन्स उसमें जो इमेज दिखाई देती है, उसमें जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो सीधी होती है, सीधा होता है, और जो प्रतिबिंब सीधे होते हैं वो आभासी होते हैं। उसी साइज का होगा, समतल दर्पण तो उसी साइज का होता है। लेकिन अगर हम आगे चल के आपको बताएंगे, अगर हम गोली दर्पण लेके चलेंगे, अवतल दर्पण लेके चलेंगे, उत्तल दर्पण लेके चलेंगे, उनमें जो इमेजेस बनेगी वो छोटे बड़े साइज की होगी, वो लेटर और बाद में। तो समतल दर्पण के सामने हम जब खड़े होते हैं तो जितने साइज के हम हैं उतने ही साइज के हम दिखाई देंगे उसके भीतर, और जितने डिस्टेंस पे खड़े होंगे, जितनी दूरी पर खड़े होंगे उतनी ही दूरी हमें पीछे दिखाई देगी। लेकिन बस एक थोड़ी सी बात गड़बड़ होगी, हमें उसमें एक लेटरल, हमें एक डिफेक्ट मिलेगा। लेटरल डिफेक्ट का मतलब है हमें पार्श्विक दोष मिलेगा अपनी इमेज में। पार्श्विक दोष का मतलब ये हो गया कि हमारा जो राइट हेड है, जो सीधा हाथ है, दाहिना हाथ है, वो हमें लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। जो हमारे राइट साइड में होगा उधर लेफ्ट साइड में होगा, और जो लेफ्ट साइड में होगा उधर राइट साइड में होगा। तो ये कहलाता है हमारा पार्श्विक दोष। लेकिन इमेज हमें दिखाई देती है प्लेन मिरर में। एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो समतल दर्पण से जुड़ा हुआ है, उससे उस पर बेस्ड है। एक बालक है, एक बॉय है, 1.5 मीटर लंबा है और किसी प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है। उसकी जो आंख का लेवल है, नेत्र का जो स्तर है, वो ग्राउंड से 1.38 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी बाद में रिक्वायरमेंट होगी, हम आपको बताएंगे। हमें एक तो किरणारेख बनाना है, और ये किरणारेख बना के दर्शाना है कि दर्पण कम से कम कितनी ऊंचाई का लेना होगा। दर्पण हम कम से कम कितना ऊंचा लेके चले जिससे हमें उस बालक की पूरी इमेज दिखाई दे। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द लेंथ, द साइज ऑफ द मिरर टू सी द कंप्लीट इमेज। और एक बात और पूछी गई है, अगर दर्पण को जो ऊर्ध्वाधर पोजीशन में दीवार में है, अगर उसे ऊपर नीचे खिसका दे तो क्या इमेज में कुछ फर्क पड़ेगा? क्या दोबारा से हमें वैसी की वैसी इमेज दिखाई देगी? द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन देखें, आज का आंसर देखें तो कुछ ऐसा समझ में आता है। हम अपनी फिगर को दर्पण में तभी देख पाएंगे जब हमें अपनी बॉडी से, हमारे शरीर से जाने वाली हर एक प्रकाश किरण उस मिरर पर जाके गिरे, वहां से रिफ्लेक्ट हो और आंख पे जाके गिरे। बेस हम अपने पूरे प्रतिबिंब को तभी देख पाते हैं जब पैर से आने वाली प्रकाश किरण, क्योंकि हम अगर बॉटल अपने फुट से स्टार्ट करें तो पैर से आने वाली प्रकाश किरण
दर्पण के सबसे नीचे वाले पॉइंट में जाके गिरे। अगर आप मिनिमम साइज देखना है उस कंडीशन में बता रहे हैं। अगर साइज की कोई बात ही नहीं, दर्पण अगर बड़े साइज का है तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि दर्पण कम से कम कितने साइज का होना चाहिए, तो उसके मिनिमम साइज का आकलन करने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए वो हम कंडीशंस लेके चल रहे हैं। तो हम बालक की इमेज को तभी देख पाएंगे जो उसके पैर से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के बॉटम वाले पॉइंट में गिरे और बॉटम से रिफ्लेक्ट होकर के आंख पे पहुंची तो हमें पैर दिखाई देगा। सिर तब दिखाई देगा जब सिर से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के टॉप पॉइंट पर आके गिरे और आंख पर पहुंचे। बस हर एक रे को रिफ्लेक्ट होने के बाद आंख में पहुंचने की आंख में पहुंचेगी तभी हमें फिगर देख पाएंगे। फिगर भी इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सपोज कर लो हमारा ये बालक वो लड़का है, ये इसका हेड है, हेड को हमने एच से लिखा हुआ है, इसका फुट है, पैर है, इसको एफ से लिखा हुआ है। ये इसकी आंख है, उस आंख को हमने ई से रिप्रेजेंट किया है। उसके हर एक पोर्शन को पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लिया, उसके सिर को हमने एच से लिख लिया, उसके पैर को हमने एफ से लिख दिया, फुट को, उसकी आंख को हमने ई से लिख लिया। ये वो मिरर ले लिया, प्लेन मिरर ले लिया जो इस साइज का है, एम से लेके एन तक है, एम एन लेंथ का है। अब पैर देखने के लिए क्या होना चाहिए, पैर से आने वाली प्रकाश किरण इस एम पॉइंट पर इंसिडेंट होनी चाहिए, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद आंख में पहुंचनी चाहिए तो हमें पैर दिखाई देगा। वी विल सी द इमेज ऑफ दिस फुट। सिर हमें तब दिखाई देगा जब सिर से आने वाली प्रकाश किरण एम पॉइंट पर इंसिडेंट हो और आंख पर पहुंचे तो हम सिर देख पाएंगे। इस पैर और सिर की पोजीशन को देखने के लिए डायग्राम बनाया हुआ है। ये पैर से आ रहे प्रकाश जब एम पर आएगी तब से रिफ्लेक्ट होगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, एंगल 4 एंगल 3 के बराबर होगा। सिर से आ रहे प्रकाश जब एन पर आपतित होगी तो एंगल 2 एंगल 1 के बराबर होना चाहिए। कुछ इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो होगा। अब जरा देखें हम यहां से जब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा तो निश्चित रूप से हमारी ये जो डिस्टेंस होगी ई बी, ये हमारा इस बी एफ के बराबर होगा। और हमारा जब एंगल 2 एंगल 1 के बराबर तो हमारा जो ये डिस्टेंस होगा वो इसके बराबर होगा। कॉमन अगर हम दर्पण की ऊंचाई को एम एन लेके चले तो एम एन किसके इक्वल होगा, एम एन इक्वल टू होगा, आप जरा देखिए एम एन इक्वल टू होगा इस बी ए के, बी से लेके ए तक का जो डिस्टेंस होगा वो एम एन ही तो है, एम एन इक्वल टू बी ए। बी ए के हम दो पार्ट्स करें, एक तो होगा बी ई प्लस ई ए, बी ई प्लस ई ए। ई ए क्या है, ई ए हमारा इस पूरा ई एच का हाफ है, इस पूरी हाइट का हाफ है। हाफ से लेकर ये दोनों पोर्शन आपस में बराबर है तो एक साइड का जो ये हिस्सा होगा, ये हिस्सा इस पूरी हाइट का यहां से यहां तक का हाफ होगा। इसी तरीके से अगर हम ये लेके चले, हमारा जो ई बी होगा, ई बी हमारे इस पूरे ई एफ का हाफ होगा। तो आप देखो पे लिखा हुआ है, थोड़ा दोबारा फोकस करें, एक तो ई ए इसका टू ए एच लिखा हुआ है, ई ए इसका टू ए एच बिकॉज एंगल 2 इसका टू एंगल 1। यहां से ई ए किसका हाफ हो गया, जब ये दोनों बराबर तो ई ए इसका टू हाफ ऑफ ई एच। सेकेंड एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, इसलिए हमारा ई बी किसके इक्वल है, ई बी इसका टू है बी एफ के। देयरफॉर हमारा जो ई बी होगा वो इस ई एफ का हाफ हो जाएगा। अब आप एम एन लेंथ लेके चलो, एम एन को भी लिखा हुआ है बी ए के दो पार्ट्स किए, एक पार्ट होगा हमारा बी ई और प्लस ई ए। बी को लिख लेंगे हाफ ऑफ ई एफ और ई ए को लिख लेंगे हाफ ऑफ ई एच, हाफ कॉमन ले लिया तो ये हो गया ई एफ प्लस ई एच। और ये टोटल हाइट ऑफ द बॉयज, बालक की कुल ऊंचाई है जो लड़के की कुल ऊंचाई का आधा है। तो इससे एक बात प्रूफ होती है, एक बात समझ में आती है कि जो दर्पण होना चाहिए कम से कम कितनी ऊंचाई का हो, बालक की पूरी ऊंचाई का आधा हो कम से कम।
इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो हमारा जो ऊर्ध्वाधर मिरर होता है उसकी ऊंचाई बालक की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अब इस बालक की ऊंचाई जो हमारी 1.5 मीटर दी हुई है, तो दर्पण होगा हमारा 0.75 मीटर्स, 0.75 मीटर। सेकंड एक बात और पूछिएगा कि इस दर्पण को हम नीचे खिसका दें। सपोज कर लो इसको आपने नीचे खिसका दिया, तो नीचे खिसाने क्या होगा, एंड पॉइंट हमारा नीचे खिसक जाएगा और इस हेड से आने वाली जो प्रकाश किरण होगी और जब इस मिरर पे आके गिरेगी तो वो आंख में नहीं पहुंचेगी। जिस आने वाली किरण जो एंड पॉइंट यहां पर आ गया, एंड डैश पर आ गया, तो ये किरण जो इस एंड डैश पर आएगी तो इसका रिफ्लेक्शन नीचे तो होगा, तो जब ये हेड पे नहीं पहुंचेगी तो हमें उस सिर नहीं दिखाई देगा, हमें फुट तो दिखाई देगा। पैर से आने वाली प्रकाश किरण तो हमारे उस आंख में पहुंचेगी, सिर से आने वाली प्रकाश किरण आंख में नहीं पहुंचेगी, तो हमें सिर दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से अगर दर्पण को ऊपर शिफ्ट कर दे, एम पॉइंट जब ऊपर खिसक जाएगा, एम डैश तक पहुंचेगा, तो पैर से आने वाली प्रकाश किरण इस आंख में नहीं पहुंचेगी, हमें पैर में दिखाई देगा। तो दर्पण को अगर ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं, नीचे शिफ्ट करेंगे तो हमें सिर नहीं दिखाई देगा, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पैर नहीं दिखाई। तो ये रिजल्ट्स होंगे। तो थैंक्स ऑफ लॉट फॉर द विजन। स्मॉल टॉपिक अभी तो हमने कंसिडर किया है, नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे स्फेरिकल मिरर्स, उससे रिफ्लेक्शन लेके चलेंगे। सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स।